कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट टेक का जो आखिरी हमारा चैप्टर रह गया उसकी बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट टेक का। दो एसेंशियल्स के ऊपर ये बात करता है, फ्री कंसेंट और एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर हुए हुए होते हैं, वॉइड। तो हमने कहा था कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तब होगा दो बंदों के दरमियान, तब कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा जब वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उनके दरमियान फ्री कंसेंट हो, वो कंसिडरेशन लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, और वो ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो। तो अब हम बात करने लगे हैं फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट लफ्जी तर्जुमा इसका थोड़ा सा अजीब सा ही है। फ्री का मतलब मुफ्त होता है और कंसेंट का मतलब होता है मान जाना। तो जो दोस्त मुफ्त में मान जाता है और जो है वो आपकी बातें सुन लेता है, कुछ दोस्त होते हैं उनको समोसा खिलाना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए, और कुछ दोस्त होते हैं जो मुफ्त में मान जाते हैं। तो शायद ये मुफ्त में मान जाने वाला ये वो वाला फ्री नहीं है, ये फ्री है आजाद वाला। कंसेंट कहते हैं रजामंदी को और फ्री कहते हैं आजाद को। आजाद रजामंदी, दो बंदे जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तो दोनों ने जहनी आजादी से प्रॉपर रिलैक्स होकर एक दूसरे की बात को सुना हो, समझा हो और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए हो। तो इसमें पहले वर्ड कंसेंट की बात करेंगे, फिर वर्ड फ्री कंसेंट की बात करेंगे। कंसेंट किसे कहते हैं? दो बंदों को तब हम कहते हैं कि वो कंसेंट में है, रजामंदी में है, व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दोनों बंदे सेम चीज सेम तरीके से समझ रहे हैं। अगर ए ने कहा है कि मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा और आपसे 1 किलो चिलगोजा चाहिए, तो बी को भी यही समझ आई हो कि उसने 1 किलो चिलगोजा देना है और 8,000 रुपए में देना है। यानी दोनों पार्टीज का रजामंद होना जरूरी है। रजामंद का मतलब यह है कि दोनों के दोनों को एग्जैक्टली पता हो कि क्या बात हो रही है, दोनों बिल्कुल जहनी आजादी से रिलैक्स होके समझते हो कि एग्जैक्टली हमारे सामने क्या बात हो रही है। कंसेंट को कंसेंसस भी कहते हैं। और अगर कंसेंसस के साथ एक दो लैटिन वर्ड्स आ जाएं तो परेशान नहीं होना, कंसेंसस एडेड एयर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो कंसेंट या कंसेंसस एडेड एयर या इस तरह की जो भी है, उन सबका सेम मतलब है रजामंदी। जब दोनों एग्जैक्टली सेम बात समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को धोखा दे रहा हो, उसे पता है कि चीज इस तरह से है जबकि दूसरे को नहीं पता चीज किस तरह से है। तो जब दोनों सेम चीज को सेम सेंस में माने तो वो कंसेंट है। लेकिन अब कंसेंट आजाद कब होगी, कब हम मानेंगे कि वो बंदा बिल्कुल सही समझे, आजादी है दिमाग के साथ? तो यहां ये नहीं देखेंगे कि फ्री कंसेंट कब होती है, हम देखेंगे फ्री कंसेंट कब नहीं होती। अगर आपकी कंसेंट में ये 5 मसले हो, इनमें से कोई भी एक मसला हो, तो हम कहेंगे आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। अगर आपकी कंसेंट में कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक हो। अब दिस यूनिट इज ऑल अबाउट, ये सबसे बड़ा एसेंशियल है जिस पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। हम इन पांचों को अलग अलग करके समझेंगे। जब हम अलग अलग समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अगर इनमें से कुछ भी होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें फ्री कंसेंट नहीं होगी। पांचों को हल्का सा अभी बात कर लेते हैं, लेकिन आगे हम स्टेप बाय स्टेप इनके डिफरेंसेस देखते हैं। कोर्शन का मतलब है जोर जबरदस्ती। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, पोजीशन का फायदा उठाते हुए दूसरे को जो है ना वो बस अपनी तरफ कन्विंस करना, अपनी बात मनवाना। फ्रॉड का मतलब है आप धोखा दे रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप धोखा दे नहीं रहे लेकिन दूसरे को किसी वजह से धोखा हो गया, आपका कसूर नहीं है लेकिन समहाउ आपकी तरफ से डिलीवर हो गया वो धोखा, अनजाने में धोखा। और मिस्टेक जब गलतफहमी क्रिएट हुई होती है। इन सबको अलग अलग डिटेल से बात करेंगे। तो कंसेंट आपकी फ्री नहीं होगी जब कोई जोर जबरदस्ती होगी, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी, कोई धोखा होगा, कोई गलती से धोखा होगा या कोई गलतफहमी लगी होगी। इन सूरतों में हम नहीं मानेंगे कि दोनों बंदे दोनों सेम बात को सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं। तो फ्री कंसेंट तब होता है जब ये 5 बातें ना हो। अगर इनमें से एक भी बात हो गई तो कंसेंट फ्री नहीं है। अब सवाल ये है कि होगा क्या अगर कंसेंट फ्री नहीं है, तो क्या होगा? ये जो ऊपर वाले 4 हैं, ये वो केसेस हैं जिसमें एक बंदे की गलती होती है और उसकी वजह से दूसरे बंदे को नुकसान हो रहा होता है। एक डराता है, दूसरा डर जाता है। एक इमोशनल ब्लैकमेल करता है, दूसरा इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा होता है। एक धोखा कर रहा होता है, एक धोखा सह रहा होता है। एक अनजाने में धोखा कर रहा होता है और दूसरा अनजाने में धोखा सह रहा होता है। इन चारों में कोई मजलूम है और कोई जालिम है। और आपको पता है जब भी एक मजलूम आ जाए और हमें पता लग जाए कि उसके साथ बुरा हुआ है तो लॉ से वॉइडेबल ऑप्शन दे देता है। हाँ, ये जो धोखा है ना, धोखा कई तरह का, वो जो मिस्टेक है, गलतफहमी, ये कई तरह की हो सकती है। दोनों बंदों को भी गलतफहमी हो सकती है, किसी एक को भी गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी किसी फैक्ट पे भी हो सकती है, गलतफहमी लॉ को समझने में भी हो सकती है। इसको थॉरली समझेंगे कि गलतफहमी किस किस तरह की हो सकती है। तो ऐसे में
ये 5 में से कोई भी एक मामला होगा तो हम मान लेंगे कि हमारा फ्री कॉन्सेंट नहीं है, और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर तो वो 4 हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। उसमें जो जालिम होगा और जो मजलूम होगा, फिर मजलूम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहेगा तो वो खत्म कर सकता है। लेकिन अगर मिस्टेक होगी तो मिस्टेक पे डिपेंड करता है कि हम उसको वॉइड कहें या ना कहें। ये जो मिस्टेक है, अगर ये दोनों तरफ से होती है तो उसको हम कहते हैं वॉइड अब इनिशियो। ये शुरू से ही गलत है। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें दोनों बंदों को गलती लगी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो वॉइड होता है। लेकिन अगर किसी एक आध बंदे को गलती लगी हो, या गलती की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो गलती लॉ की है, वो फैक्ट की है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक देन एग्रीमेंट मे बी वॉइड अब इनिशियो, और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मिस्टेक क्या है। तो मिस्टेक में जाएंगे तो हम उसके देखेंगे कि मिस्टेक में किस किस किस्म की मिस्टेक के साथ क्या होता है। तो फिलहाल जो हमने अभी तक समझा है वो ये है कि इन 4 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। और मिस्टेक अगर 2 साइडेड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और बाकियों को समझना पड़ेगा एक मैप से कि हाँ भाई किस किस तरह की मिस्टेक में क्या मामला है। अब एक एक करके अपने इन एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। कोर्शन, कोर्शन में क्या होता है? जोर जबरदस्ती। कोई एक बंदा दूसरे पे जुल्म करता है, कोई जुर्म का इर्तिकाब करता है, दूसरे को अगवा कर लेता है, दूसरे को जो है ना चोट पहुंचाता है। जब एक बंदा दूसरे को कोई तकलीफ दे, जब एक बंदा दूसरे के साथ कोई जुर्म करे या जुर्म करने की धमकी दे। तीसरा, उसके एसेट्स छीन ले या एसेट्स छीनने की धमकी दे, अनलॉफुल छीन ले, मतलब उसका हक नहीं बनता लेकिन फिर भी वो एसेट छीन रहा है। तो इन चारों में से कोई भी एक हरकत जब आप इस इरादे से करते हैं कि दूसरे को डरा के कॉन्ट्रैक्ट में ले आए, तो इसको कोर्शन कहते हैं। तो जब भी आप कमिट करते हैं या थ्रेट टू कमिट करते हैं, यानी एक जो पाकिस्तान ने मना किया हुआ, पाकिस्तान पीनल कोड ने, दफा ताजीरात पाकिस्तान, वो जो कानून की बुक है जो जुराइम को डिफाइन करती है, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पाकिस्तान की कानून की किताब ने जुर्म का है, या आप अनलॉफुल डिटेनिंग कर रहे हैं, अनलॉफुली आप उसके वो कब्जा कर रहे हैं एसेट्स को, या थ्रेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी, तुम्हारे एसेट्स को कब्जा लूंगा, इसलिए कि आप उस बंदे को चाहते हैं कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में एंटर हो। तो कोर्शन में क्या है? जब एक बंदा दूसरे को डराता है, धमकाता है और उसको परेशान करके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कोर्शन। चारों बातें याद रहेंगी। जुर्म, जुर्म की धमकी, छीन लेना एसेट्स, एसेट छीन लेने की धमकी। इन 4 में से कोई भी एक हरकत इस इरादे से कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, ये कोर्शन है। अब ये जो कोर्शन है ये कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। जरूरी नहीं कि कोर्शन, जुल्म इस तरह का पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पे करे। ए ने बी से कहा अगर मैं आपको 200 रुपए दूं तो क्या आप मुझे चलगोजे देंगे 15 किलो? बी ने कहा हाँ। जब जूम आउट करके देखा तो बी की गनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा हुआ था, ए ने अपना गुंडा भेजा हुआ था, खान साहब की गनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के खान साहब को उसने 200 रुपए में 15 किलो चलगोजे देने पे मना लिया। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन जो कोर्शन किया है, जो डराया है, वो तो गुंडे ने डराया, किसी और बंदे ने, वो तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जरूरी नहीं कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एक दूसरे पे कोर्शन करें, ये कोर्शन बाहर से भी कहीं से आ सकती है। और जरूरी नहीं कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे कोर्शन हो सकता है खान साहब के बेटे की गनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के और खान साहब को कहा जाए कि हाँ भाई अब आप 200 रुपए में हमें 15 किलो चलगोजा बेचे। तो कोर्शन कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कोर्शन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और कोई और भी कर सकता है। कोर्शन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती है, किसी और पे भी हो सकती है। तो कोर्शन का मतलब है, हमने कहा, जोर जबरदस्ती किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लेना। अब अगर कोर्शन होगी, इनमें से ये जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे कम डिस्कशन कोर्शन के ऊपर ही है। अगर कोर्शन होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जो जिसके साथ जुल्म हुआ है। अगेन अगर वो कहेगा खत्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है कि आपको रिस्टोरेशन की ऑप्शन मिल जाती है। फिर ये बात भी आपने पढ़ी हुई है कि जिस बंदे को पैसे अगर गलती से डिलीवर हो गए हो या कोर्शन से हुए हो, उसने वापस करने होते हैं, ये तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो ये बात भी आपको पता है। अब साबित कौन करेगा? साबित वही बंदा करेगा जिसके ऊपर कोर्शन हुआ है। वो जो मजलूम है उसी ने साबित करना है। यानी अदालत में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि जब अदालत में केस जाएगा तो साबित कौन करेगा, वजन किसके ऊपर है कि हाँ भाई इसको साबित करे कि सही हुआ था या गलत हुआ था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे के ऊपर है
जिसके साथ जुल्म हुआ है, क्योंकि कॉमनली मार्केट में हजारों लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, बड़ा कम ऐसा होता है कि डरा धमका के गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो अगर एक बंदा इल्जाम लगाता है ना कि नहीं जी ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल करना है क्योंकि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त मुझे डराया धमकाया गया था, तो साबित भी उसी को करना पड़ेगा जो ये इल्जाम लगा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन पे नॉर्मल बात तो खत्म हो गई, लेकिन किताब एक ऐसा रूल जो कि असूलन हमें नहीं बताना बनता था, लेकिन वो फिर भी बता रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लीगल केस कहां हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन का लीगल केस पाकिस्तान में कर रहे हैं तो भले आपके साथ किसी और मुल्क में क्वेश्चन हुई हो और उस मुल्क का कानून प्रोटेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कुछ अमेरिका की स्टेट्स में इस तरह से हो कि वहां पे चूंकि जुआ खेलना तो अलाउड है। अब जब जुआ खेलते हैं तो जिसने जुआ लगाया होता है जब उसे पैसे मांगते हैं तो पैसे देता नहीं है, फिर लोग उसे चपेड़े करा करू के घूंसे मारते हैं और उसे पैसे लेते हैं। अब अगर एक बंदा नाइंसाफी कर रहा हो, जुआ हार गया हो और फिर वो हकदार को उसका हक ना दे रहा हो, तो वहां उन्होंने कानूनन इस चीज को अलाउ कर दिया कि अगर जुए में पैसे हार जाए एक बंदा तो आप उसको जदोकोप करके भी उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। अब उधर उस मुल्क में जब वो अलाउड था तो वहां एक बंदे ने दूसरे को घूंसा मार के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वहां वो अलाउड था। अगर पाकिस्तान में वो लीगल केस करे और दोनों पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश हो तो पाकिस्तान इसको कोर्शन मानेगा, चाहे वो मुल्क उसको कोर्शन नहीं मान रहा। तो ये इंपॉर्टेंट, इट इज इररेलेवेंट कि वेदर पाकिस्तान पिनल कोड इज इन फोर्स और नॉट इन द प्लेस जहां कोर्शन एम्प्लॉयड हुई है। अगर सू लीगल केस पाकिस्तान में हुआ है तो प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शैल अप्लाई। अगर लीगल केस पाकिस्तान में हुआ है तो इसका मतलब है कि पर पाकिस्तान के रूल्स अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन में असूलन ये चीज बताने का मकसद बनता कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने बता दिया, हमने जहन में रख लिया। तो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई सवाल एक आध क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन की तरह जोर जबरदस्ती नहीं होती। दो पार्टीज होती हैं और एक पार्टी ऐसी होती है कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है, दूसरे के दिमाग को मगलूब कर सकती है। आप नहीं अक्सर बैठे हुए होते हैं, 4 दिन तक पढ़ाई नहीं हो रही होती, आपसे कोई आके कहता है क्या हुआ, आप कहते हैं यार दिमाग पे कुछ छा सा गया है। अब मैं मतलब और कैसे समझाऊं आपको, तो आप कहते हैं उसने दिमाग को जकड़ लिया है उस ख्याल ने। किस ख्याल ने कि पेपर महीने बाद है, तो ये भी तो ये ख्याल दिमाग को मगलूब कर देता है। तो दो ऐसी पार्टीज जिनमें से एक ऐसी पोजीशन में है कि दूसरे के दिमाग को मगलूब कर दे, दूसरे के दिमाग को अपने वश में कर ले, कि जो दूसरा बंदा है वो अपने हिसाब से फैसले ना ले, वो किसी और हिसाब से फैसले ले। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे बंदे के का रिस्पेक्ट करता है, दूसरे की अदब करता है, दूसरे से थोड़ा सा डरता है, दूसरे का ख्याल रखता है, या व्हाटसोएवर किसी भी वजह से दूसरा बंदा उससे अपनी बात मनवा लेता है, बट विदाउट जोर जबरदस्ती। क्वेश्चन नहीं है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस जब रिलेशन पार्टीज के दरमियान इस तरह से हो कि नंबर वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एक पार्टी इस पोजीशन में हो कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, एंड फिर वो उस पोजीशन को इस्तेमाल करे एडवांटेज लेने के लिए। अब वालिदैन औलाद में ये बात हमेशा होती है कि बच्चे वालिदैन की बात मानते हैं, जहनी तौर पे वो अपने वालिदैन के मातहत होते हैं। अब कानूनी तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हो गए, 18 साल से बड़े भी हो गए, लेकिन अगर वालिद ने कहा कि बेटा ये वाला काम इस तरह से करो, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने फादर की बात मान के जहनी तौर पे मगलूब है और उनकी बात सुन के चीज उस तरह से करेगा। तो नंबर वन, दो ऐसी पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जिनमें से एक इस पोजीशन में हो कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, और नंबर टू फिर वो उस पोजीशन का फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट भी ले। भाई फॉर एग्जांपल एक बच्चा अपना एक प्लॉट बेच रहा है और वो 2 करोड़ का बेच रहा है। फादर ने पूछा हाँ भाई तुम प्लॉट बेच रहे हो? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, मार्केट में जो 2 करोड़ लगा है। तो फादर ने कहा यार अगर 2 करोड़ में बेचना है तो मुझे बेच दो, मेरे से 2 करोड़ ले लो, घर की बात घर में रह जाएगी। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। फादर वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल, बट फादर ने कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होगा जब एक बंदा इस पोजीशन में भी हो और फिर इस चीज का फायदा भी ले। अब मैं अगर एक पोजीशन में हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और सारा कुछ, उसके बाद मैं कहूं जी अब हर दिन आप लोगों ने मुझे चाय पिलानी है, और फिर आपस में डिवाइड कर लें, दोपहर का खाना एक बंदे के जिम्मे, रात का खाना दूसरे बंदे के जिम्मे, तो मैंने गलत हरकत की। मैंने अपनी पोजीशन अपन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया और आपको इस तरह से कहा, या आप में से किसी से जो है वो कोई शुमाली इलाका जात से हो तो उससे मैं कहूँ कि जी वो पिस्ते, ये नहीं क्या था, चिलगोजा मैं जनाब 2000 रुपए में खरीद लूं,
कि यार मुझे भी पता है तुम लोगों का प्रॉफिट तो काफी ज्यादा होता है, अब टीचर के साथ भी ऐसा करोगे, बच्चा इमोशनल हो जाए। तो अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं विल को डोमिनेट कर सकूं और मैं फिर उससे अनफेयर एडवांटेज भी लूं, तो दैट इज एंडी इन्फ्लुएंस। अब कब कोई बंदा इस पोजीशन में होता है कि दूसरे की विल को डोमिनेट करे? किताब ने कहा 3 ऐसी सिचुएशंस होती हैं। सारा एक्स ही खत्म हो गया, ठीक। 3 ऐसी सिचुएशन है जब एक बंदा दूसरे पे रियल या पेरेंट अथॉरिटी रखता हो, जब एक बंदा किसी फिड्यूशियरी ताल्लुक में हो, या जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें ऐसे बंदे से जिसकी मेंटल कैपेसिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, थोड़ा सा वो मुश्किल में है, थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी एज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी और कमजोरी की वजह से। 3 सिचुएशन है, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी। रियल या अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब है एक बंदा आपके ऊपर या तो असल में इख्तियार रखता हो या तकरीबन आप सोचें कि इख्तियार रखता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि एक बंदा फर्ज करें हमारे पास आके कहे कि जी मैं टैक्स कमिश्नर हूं और लाहौर के जितने भी टैक्स के मामलात हैं वो मेरे पास आते हैं, और लाहौर के किसी भी बंदे को अगर उसने टैक्स सही से नहीं दिया या सही भी दिया है तो मैं उसे नोटिस इशू करने का इख्तियार रखता हूँ। ये कहने के बाद कहे कि मेरा बच्चा सीए करना चाह रहा है तो मैंने सोचा आपके कॉलेज में दाखिला कराऊं, क्या डिस्काउंट मिल जाएगा? हम कहेंगे जी आप क्या बात करते हैं, आपने पैसे देने की बात कर दी, हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। अरे अपना ही बच्चा है, क्या बात करते हैं आप, आ जाए जी, इसको एडमिशन ही एडमिशन है। क्यों? क्योंकि वो एक अथॉरिटी रखता है। जब वो एक अथॉरिटी रखता है तो वो इस पोजीशन में है कि कहीं ना कहीं हम उससे डील करते हुए वैसे डील नहीं करेंगे जैसे हम किसी और के साथ डील करते हैं। तो समटाइम क्या होता है, आप कोई रियल या पेरेंट अथॉरिटी रखते हैं दूसरे बंदे के ऊपर, तो अगर कोई टैक्स पेयर का टैक्स ऑफिसर के साथ मामला देख लें, या अगर कहीं पे भी कोई भी किसी भी कानून की पावर रखता है, एलडीए वाले आके अगर जो है वो हमसे कहें कि जी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी डेली एक गाड़ी आपके पास पार्किंग में खड़ी करके जानी है, तब उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि कल को हमें उनकी तरफ से बहुत सारे और मसले मसाइल भी आ सकते हैं। तो रियल या पेरेंट अथॉरिटी हो तो नॉर्मली एंडी इन्फ्लुएंस हो जाता है। दूसरा, जब कोई फिड्यूशियरी रिलेशन हो, फिड्यूशियरी कहते हैं भरोसे को, फिड्यूशियरी रिलेशन जिससे भरोसे का रिश्ता है। फादर ने एक बात की है, बच्चा मान जाएगा कि भाई मेरा बाप है, गलत बात तो नहीं करेगा मेरे साथ। टीचर स्टूडेंट में भी किसी जमाने में लोग कहते थे कि इस तरह का रिलेशन होता था कि टीचर बोलता था और बच्चे मान जाते थे। अब तो टीचर बच्चों के फायदे की बात बोले, बच्चे वो नहीं मानते, तो टीचर के फायदा तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो इसी तरह से रिलेशनशिप में भी इस तरह से होता है। किताब एग्जांपल देती है कि फियांसे फियांसी में भी इस तरह का मामला है कि एंडी इन्फ्लुएंस है, एक बंदा दूसरे की बात बिला वजह मान रहा है। हाँ, लेकिन मियां बीवी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे पहले किताब में एक लिस्ट होती थी कि कौन कौन से रिलेशन में एंडी इन्फ्लुएंस होता है और किस में नहीं होता। तो वो कहते थे फियांसे फियांसी में, मंगेतर में तो है एंडी इन्फ्लुएंस, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उसमें एंडी इन्फ्लुएंस नहीं है। भाई ने कहा वो तो फंस गए। तो जब तक शादी नहीं हुई तो आप जो है वो इजी लोड भी दिलवा देंगे, ठीक है, आप जो है वो सारी बातें मानेंगे, आप चांद सितारे भी तोड़ के लाने के बारे में सोच रहे होंगे, और शादी के बाद वो आटा ला दो, वो मार्केट से सब्जियां ला दो, धनिया ला दो, और जो है ना, तो वो तो खत्म हो गया ना, वो तो सारा कॉन्सेप्ट। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि शादी से पहले एंडी इन्फ्लुएंस होता है और शादी के बाद कोर्शन होता है खौफ। तीसरा, उस तरह की सिचुएशन जहां पे एक बंदे की मेंटल कैपेसिटी थोड़ी सी परेशान है, एक बंदा बीमार है, बीमारी की बेड पे पड़ा हुआ है और वो डिपेंडेंट हुआ हुआ है आपके ऊपर। आप अगर उसको जरूरियात जिंदगी नहीं देंगे, आप उसको टाइम से दवाई नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा। तो एक अटेंडेंट जो है वो अपने मरीज के सराहने बैठे और उसको कहे कि जी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपकी पूरी केयर करूं, और जाहिर है ये बड़ी मूजी बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ऐसे में कोई और तो ख्याल कर नहीं रहा, करना तो मैंने ही है, मैं नहीं देखूंगा तो जाहिर है आप किसी भी वक्त जो है यहाँ तड़पते तड़पते मर जाएंगे। तो आपकी वो जो फलाना प्रॉपर्टी है उसकी डील करें। अब वो बंदा सोच रहा है कि पता नहीं मैं जिंदा बचता हूँ या नहीं बचता, डील नहीं करूंगा तो ये कंफर्म इसी ने मेरा ऑक्सीजन मास्क उतार देना है, ठीक है, और अगर डील कर लूं तो हो सकता है कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं। तो अब ये बंदा थोड़ा कमजोर हुआ हुआ है इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो बार्गेन कर सके बहुत अच्छा। तो इसी तरह से मतलब फैमिली के अंदर कई दफा बुजुर्ग होते हैं, उनको ये परेशानी होती है कि भाई ये बच्चे बड़े हो गए हैं, बदतमीज भी हो गए हैं, ये किसी बात पे मेरे से नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो अपनी बदतमीज औलाद की बात मानने पे मजबूर हो रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने लिखा है कि बड़ी एज का जो बंदा है वो इस तरह की पोजीशन में आ जाता है। मैं बड़े अरसे तक ये वाली बात जो है ना क्लास में नहीं पढ़ाता था, क्योंकि मेरा मानना था कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले
चंद साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें मैंने ऐसे नज़ारे देखने शुरू कर दिए हैं जिसमें बच्चे वालिदैन को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े वालिदैन को जिन्होंने उनको परवरिश करके बड़ा किया होता है, उनके ऊपर सारा खर्च किया होता है। तो बच्चा जब ताकत में आता है, जब वो खुद कमा रहा होता है, तो उसे लगता है कि ये शायद एक इजाफी खर्चा है, ये शायद बिला वजह नसीहतें करते रहते हैं, ये शायद बीमारियां फैलाते हैं। और उस बच्चे को पता नहीं किस किस हाल में उन्होंने किस किस टाइम पे किस तरीके से उसे पाला होता है, उस बच्चे को आइडिया नहीं होता। मैं भी जब छोटा था तो मुझे उतना ज्यादा अंदाजा नहीं था, समझता था, सुनता था, पढ़ता जरूर था, लेकिन जब आप फादर बनते हैं और फिर आप देखते हैं कि एक बच्चे के साथ आप पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, आप थ्रू आउट अपना सारा कंफर्ट खत्म करके उन बच्चों की एक छोटी सी बीमारी पे भी आप अपना सब कुछ छोड़ के और उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। वो बच्चा बिल्कुल, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ वो तो बिल्कुल इतना डिपेंडेंट है, वो कुछ भी नहीं कर सकता खुद से। तो आप कई साल तक तो उसकी ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी लुकमा जो उसके मुंह में जा रहा है वो उसके वालिदैन उसे खिला रहे होते हैं। और यही बच्चा जब बड़ा होता है और वालिदैन थोड़ी सी सपोर्ट मांगते हैं तो ये बहुत ओवर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में लॉ को लगता है कि जो ओल्ड एज वाला बंदा है वो डिपेंडेंट हो जाता है एंडी इन्फ्लुएंस में फैमिली के। मुझे ऐसा नहीं लगता था कुछ साल पहले तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी उसी तरह का गंदा कल्चर आ चुका हुआ है जिसमें लोग अपने वालिदैन से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, और कुछ जगह अनफॉर्चुनेटली उनको ओल्ड हाउसेज में भी छोड़ के आ रहे हैं। तब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते भी डर रहे हैं, और ऊपर से जेन जी तो इतने जालिम लोग हैं, अल्फा वाले तो और वैशी हैं। ठीक है, आप लोग फिर भी अब थोड़े मुनासिब लगना शुरू हो गए। अल्फा तो बहुत ही मचलते हुए, उछलते कूदते, और जो है ना वो तो वो पैदा ही टैप पे हुए हैं ना, वो तो हर वक्त मतलब उन्होंने 8-9 महीने की एज से टैप देखना शुरू कर दिया, और वो उनका दिमाग तो बहुत इंतशार में है। तो ऐसे में वालिदैन हमेशा एक पिछली जनरेशन के होते हैं, उन्होंने बड़े तहम्मुल से टाइम गुजारा होता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको लेके चले होते हैं, तो वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो कभी भी आपने हमेशा यही लाइफ में कोशिश करनी है कि वालिदैन के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। अल्लाह ने कुरान में भी बार बार इस चीज का कहा है कि जब वो बड़े हो जाएं, जब आप वो बड़ी एज को पहुंच जाए, तो आपने उफ तक नहीं कहना, क्योंकि अगेन उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते, उन्होंने अपने हाथों से आपको पाला होता है, आप प्रोडक्ट है उनकी। और उसके बाद जब वही प्रोडक्ट बड़े होके जो आंखें दिखाती है, और उस एज में जब वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, जब वो कमा नहीं सकते, जब वो अपनी चीजों में डिपेंडेंट है, जब उनको अपनी एक मतलब कोई चीज देखने के लिए भी ऐनक चाहिए, और वो ऐनक भी आपने पकड़ा के उन्हें देनी है, वो शायद उनके लिए वो चीज भी इतनी आसान नहीं है। उनको अपनी दवाइयां भूल जाएंगी कि उन्होंने कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी। और हम अपने कैरियर बनाने में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के चक्कर में हम कहें कि ठीक है, सही है, बूढ़े हैं, अपना खुद देखेंगे मेरी बला से, और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और आप उनको चोट पहुंचाएं, तो ग्रोथ आपको भी नहीं मिलनी। अल्लाह ने ना बड़ा कर्मा का एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम रखा हुआ है। मैंने देखा है जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ बुरा किया, उनके साथ उनके बच्चों ने उससे भी ज्यादा बुरा किया। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, उनको दुनिया में रहते हुए ही अच्छी खासी मुसीबतें पड़ जाती हैं। तो कोशिश ये करना है कि इस तरह से ना हो। अब ये टॉपिक के हवाले से अचानक से बात चल पड़ी, लेकिन किताब के मुताबिक जो बूढ़ी एज के लोग हैं वो भी समहाउ कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब एंटी इन्फ्लुएंस से होगा क्या? एंटी इन्फ्लुएंस के इफेक्ट क्या है? जब एंटी इन्फ्लुएंस होगा, जब एंटी इन्फ्लुएंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारा ये एंटर का बटन पागल हो गया, सेट हो गया, चपेट की जरूरत है इसे। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। एंटी इन्फ्लुएंस है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा किस बंदे के ऑप्शन पे? वो जो एग्रीव पार्टी है उसके ऑप्शन पे। और अब बर्डन ऑफ प्रूफ इस वक्त जो है वो एग्रीव पार्टी पे नहीं है, जालिम पार्टी पे। क्यों? वही वाली बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो मशकूक बात करे। अब वालिद और बेटे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वालिद के नहीं मैंने तो अपने वालिद होने का कोई फायदा नहीं उठाया, तो लोग कहेंगे यार क्या बात करते हो, तुम्हारा बेटे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेटा तुम्हारा एहतराम ही नहीं करेगा, ये कैसे मान ले हम कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें फायदा नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में ये डोमिनेंट पोजीशन वाले बंदे ने साबित करना है कि उसने डोमिनेट नहीं किया था। यहां मजलूम साबित नहीं करेगा, क्वेश्चन में मजलूम ने साबित करना है और एंटी इन्फ्लुएंस में जालिम ने साबित करना है। फिर क्वेश्चन में एक और चक्कर था, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एब्सोल्युटली एक दूसरे को चीजें रिस्टोर कर दो, लेकिन एंटी इन्फ्लुएंस में एक ताल्लुक तो है। जब दोनों बंदों के दरमियान एक ताल्लुक है तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलती है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें तो चाहे तो सारी चीजें रिस्टोर कर दें, चाहे तो आपस में कोई और एडजस्टमेंट कर लें। भाई बेटे से कोई 1 लाख रुपए दे के कहा तुम्हारी वो वाली प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं, प्रॉपर्टी थी 40 लाख की,
फर्ज करें मामला अदालत में गया और पता लग गया कि बाप ने अंडी इन्फ्लुएंस की है और बेटे को ऑप्शन मिली, बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब जरूरी नहीं कि 1 लाख वापस भी किया जाए, हो सकता है ये आपस में मिलकर कोई एडजस्टमेंट कर लें। तो बाप कहे कि ठीक है बेटा, अब अदालत की शक्ल तो तुमने दिखा दी है, अब जो तुम्हारे पास लाख रुपया पड़ा है वो रखो अपने पास, 5 महीने तक मेरे से पॉकेट मनी मत मांगना। तो जो भी उनकी आपस में एडजस्टमेंट तय हो ये हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट या तो आइदर एब्सोल्युटली सेट असाइड हो सकता है, या वो पार्टी जो कि एंटाइटल है इसको अवॉइड करने की, अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन अदालत को ठीक लगे उसमें इन दोनों की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्सेस कोर्शन, हमने चीजों को समझने की कोशिश की। अब कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क क्या होता है? बड़े टिपिकल से फर्क होते हैं जो कि किताब में लिखे होते या ना होते, हम आपस में डिस्कस कर सकते थे। भाई सीधी सी बात है कि एक जगह जो है वो प्रेशर है मॉरल, एक जगह फिजिकल प्रेशर है, एक जगह क्राइम हो रहा है, एक जगह क्राइम नहीं हो रहा। कोर्शन कहीं से भी आ सकता है, कहीं को भी जा सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी ही करेगी, पार्टी पे ही करेगी। क्वेश्चन में किसी और ने साबित करना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी और ने साबित करना है। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली खत्म हो जाएगा, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में खत्म कर भी सकते हैं और कोई और एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगेन क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस की किताब ने फर्क बताने की कोशिश की। क्वेश्चन में क्या होता है, आप एक थ्रेट देते हैं और अगले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप उसको मगलूब करते हैं जहनी तौर पे। यहां फिजिकल प्रेशर है, वहां मॉरल प्रेशर है। यहां पार्टीज का रिलेशन होना शर्त नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन यहां पार्टीज का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होना शर्त है। यहां मकसद है कंपेल करना किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए, यहां मकसद है अनड्यू बेनिफिट लेना। यहां क्रिमिनल लायबिलिटी है, यहां नहीं है। क्वेश्चन किस पे होती है, कौन करता है? क्वेश्चन किसी पे भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करती है और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्वेश्चन पे जिस पे क्वेश्चन हुई है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस पे जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। बेनिफिट्स यहां लाजमी रिस्टोर होंगे, यहां रिस्टोर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो जब भी हमारे एसेंशियल्स है ना, तो एसेंशियल्स को इसमें फ्री कॉन्सेंट के जब हम कंटेंट्स देख रहे हैं तो उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप है कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये बड़े मिलते जुलते होते हैं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। फिर अगला ग्रुप होता है हमारा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का। फ्रॉड किसे कहते हैं? फ्रॉड कोई भी पार्टी या उसका एजेंट या उसकी रजामंदी से होने वाले एक्शन को कहते हैं। किसी पार्टी के एक्शन को, उस पार्टी के एजेंट के एक्शन को, या एक ऐसा एक्शन जो उस पार्टी की रजामंदी से हुआ। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें मैं आपको कोई धोखा दूं तो वो फ्रॉड है। फर्ज करें मैं फ्रंट ऑफिस के पास से गुजर रहा हूं और वहां फ्रंट ऑफिसर के पास आप आए हुए सीए में एडमिशन कराने, और फ्रंट ऑफिसर कह रहा है कि जी 3.5 साल में आपका सीए हो जाएगा, और सीए तो 3 साल में भी हो सकता है, लेकिन चले आप 3.5 साल लगा लें, और बस जितने जल्दी जितने ज्यादा पैसे जमा कराएंगे, और अगर पीआरसी की इकट्ठी फीस जमा करा देंगे तो 2 साल में भी हो सकता है। आप जज्बाती हो गए। अब मैं पास से गुजर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है और मैं राजी हूं, मैं उसे मना नहीं कर रहा, मैं ताकत इख्तियार रखने के बावजूद उसे मना नहीं कर रहा, तो टेक्निकली मैं उस धोखे में शामिल हूं। तो फ्रॉड करने वाला बंदा खुद भी फ्रॉड कर सकता है, एजेंट को कह के भी फ्रॉड करवा सकता है, और अगर उसकी मौजूदगी में फ्रॉड हो रहा है और वो उसे रोक सकता है और रोकता नहीं है तो हम कहते हैं उसकी कॉन्निवेंस, उसकी शमूलियत, उसकी रजामंदी शामिल है बीच में, उसकी सरपरस्ती में फ्रॉड हो रहा है। तो तीनों में से कोई भी एक तरीके से हो सकता है। तो हम कहते हैं फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जो हम बाद में बताएंगे, बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉन्निवेंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party या उसके एजेंट to induce him to enter into the contract। नीचे दी गई 5 चीजों में से कोई भी एक हरकत अगर आप करें, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए आप करें, आपका एजेंट करे, या आपकी रजामंदी से हो, तो उसे कहेंगे फ्रॉड। वो 5 एक्शंस कौन से हैं? फॉल्स असर्शन, झूठ बोलना। आप एक ऐसा फैक्ट दूसरे को बता रहे हैं जो आपको पता है वो सच नहीं है, और आप उसे कह रहे हैं भाईजान ये तो सच है। यानी जैसे आप झूठ मानते हैं, उस झूठ को सच कह के बयान करना इज फॉल्स असर्शन। तो खान साहब आपको कहें कि जी आ जाओ, ये 8,000 रुपए में चलगोजे ले लो, और ये चलगोजे खास वजीरिस्तान के इलाके से आए हैं, जबकि वो चीजू की मलिया से लेके आयो, तो वो फैक्ट गलत है, वो झूठी, उसकी लोकेशन गलत बता रहा है, तो वो फॉल्स असर्शन है। नंबर 2, समटाइम्स सच छुपाया जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट होती है। अब एक बंदा चलगोजे लेने आया और चलगोजे लेते हुए कह रहा है कि अरे भाई वजीरिस्तान के चलगोजे की बात ही अलग है। अब खान साहब सोच रहे हैं कि यार मैं तो चीचावतनी से लेके आया हूं, लेकिन वो पूछ नहीं रहा खान साहब से।
खान साहब खामोश है और वो बंदा कह रहा है कि यार वजीरिस्तान वाला देखे ना, ऐसा जबरदस्त चिलगोजा और ये जबरदस्त जायका होता है इसका, और खान साहब खामोश है। अब यहाँ खामोशी से भी खान साहब ने धोखा दे दिया। समटाइम क्या होता है, आप झूठ बोलते हैं, समटाइम आप सच को छुपा लेते हैं, तो सच को छुपाना भी धोखा है। एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा। आप एक वादा करते हैं जो आपने पूरा नहीं करना होता। खान साहब से जब चिलगोजे खरीदे तो बंदा बड़ा जज्बाती हुआ, उसने कहा जी खान साहब ये बड़ा बेहतरीन चिलगोजा है और मैं आपके साथ डील करता हूँ, लाहौर में तो ये चिलगोजा मैं अच्छे रेट पे भी बेच सकता हूँ, तो चिलगोजा मैंने खाया, मुझे पसंद आया। तो आप क्या वादा करते हैं, अगर मैं आपको कोई 40 लाख रुपए दे दूं तो आप मुझे उसके चिलगोजे प्रोवाइड कर देंगे? खान साहब का बिजनेस वैसे ही मंदी में चल रहा था और वो सोच रहे थे कि दुकान आज बंद करें या कल। खान साहब ने कहा मसला कोई नहीं, आप पैसे दो, 3 दिन बाद ऑर्डर पकड़ लो। ठीक है, तो इधर से पैसे, उधर से दुकान बंद, उधर से खान साहब गायब। तो ये खान साहब ने जो वादा किया था ये एम्प्टी प्रॉमिस था। ठीक है, अब एक होता है झूठ बोलना कि फैक्ट झूठ बताएं, एक है आप एक वादा कर लें, प्रॉमिस कर लें मैं ऐसा करूंगा, जबकि प्रॉमिस करने वाले को पता होगा उसने प्रॉमिस पूरा नहीं करना, इसको हम एम्प्टी प्रॉमिस कहते हैं, खोखला वादा। जैसे हमारे सियासतदान नहीं करते इलेक्शन कैंपेन में, बहुत सारे वादे करते हैं जबकि उन्हें खुद पता होता है कि यार ये वादे ही है, मैंने कौन से पूरे करने हैं, तो खोखला वादा। देन कोई भी और ऐसा एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अदालत में साबित हो जाए कि देखिए इसका मकसद धोखा था। एंड अगर लॉ कह दे कि फलाना चीज फ्रॉडुलेंट है तो फ्रॉडुलेंट है, तो अगर लॉ कह दे कि फलाना बंदे से डील करना मना है, फलाना चीज में डील करना मना है, तो जिसको लॉ मना कर दे, जो अदालत में धोखा साबित हो जाए, जो आप झूठ बोल रहे हो, जो आप सच छुपा रहे हो, या जहां आप खोखला वादा कर रहे हो, तो इन 5 में से एक भी हरकत करने का मतलब है कि आपने फ्रॉड किया है। आप करें, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करे या एजेंट करे या उसकी कॉन्वेंस से हो, झूठ, सच को छुपाना, खोखला वादा, कोई और एक्शन जो धोखे पे मुश्तमिल हो, या वो जो लॉ ने कह दिया हो कि ये हरकत फ्रॉडुलेंट है। अब यहां पे जब हम सच छुपाने की बात करते हैं ना, तो फिर रूल्स आ जाते हैं हमारे पास साइलेंस के, कि क्या खामोश रहना फ्रॉड है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेजों के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक ये कहता है कि खामोश रहना फ्रॉड नहीं है, अनलेस के सामने वाला बंदा आपसे पूछे ना, और अनलेस के सामने वाले बंदे से आपका भरोसे का रिश्ता ना हो। यानी अगर एक बंदा एक चीज खरीद रहा है, आपको उस चीज की एक बुराई पता है और आप नहीं बता रहे, और सामने वाले ने पूछा भी नहीं, तो टेक्निकली आपने उसे धोखा नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। वो कहते हैं धोखा कब होगा, इफ सर्कमस्टांसेस आर सच दैट के पार्टीज का आपस में फिड्यूशियरी रिलेशन हो। आपका भाई आपसे चीज खरीदे और आपकी चीज में खराबी है, तो वो पूछेगा नहीं है, आपने ही बताना है कि आपकी चीज में क्या खराबी है। तो वहां खामोश रहना जहां भरोसे का रिश्ता हो, वो खामोशी फ्रॉड है। दूसरा, जहां साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां खामोशी बोलने के बराबर हो। वही वाली बात है कि बंदा कह रहा है अरे वाह क्या जबरदस्त चिलगोजा है, अफगानिस्तान का चिलगोजा है, वजीरिस्तान का चिलगोजा है, और खान साहब ऐसे ही है ना, यूनी इलाकों का है, और खान साहब आगे से इनकार ना करें, खान साहब मुस्कुरा दें कि चलो अच्छा है मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन यहाँ ये जो सवाल था कि ये उसी इलाके का है ना, अगर नहीं है तो बताएं, और अगला बंदा खामोश है, तो उस खामोशी का क्या मतलब है कि ये उसी इलाके का है, तो इसका मतलब खामोशी इज इक्वल टू स्पीच। तो खामोश रहना, वो कहते हैं खाली खामोश रहना किसी फैक्ट पे जिससे लोगों की विलिंगनेस डिस्टर्ब हो रही हो, उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, अनलेस कि आपका उसके साथ कोई भरोसे का रिश्ता हो, या अनलेस कि खामोशी बोलने के मुतरादिफ हो। इन 2 सूरतों में फ्रॉड होगा, वरना खामोश रहना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक फ्रॉड नहीं है। लेकिन 1980s में फेडरल शरिया कोर्ट ने पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ा शदीद एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये प्रोविजन इस्लाम की प्रोविजंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस्लाम कहता है आपकी चीज में खराबी है तो भी बताओ, आपकी चीज सही है तो भी बताओ, अच्छाई बुराई दोनों बता के बेचना है, बुराई पे खामोश रहना इज धोखा। तो पाकिस्तान इस लॉ को नहीं मानता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये वाली प्रोविजंस को हम पाकिस्तान में नल एंड वॉइड कर चुके हुए हैं, पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आईकेप की किताब में भी लिखी हुई है। तो एक जमाना था कि किसी ने बड़ा जोशो खरोश के साथ आईकेप को कहा था कि ये आपने नोट साथ लिखना है अपनी किताब में। पीछे 2021 से पीछे वाली किताब तक ये नोट लिखा हुआ होता था, पर 2021 की स्कीम के बाद जब किताब बदली तो किसी के हाथ से गुजरी, उसने सोचा यार पता नहीं क्यों फालतू सी बात हम बच्चों को बता रहे हैं, उसने हटा दिया। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा ईमानी वो उसको जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि ये खामोश रहने वाला जो फ्रॉड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो मर्जी बताया हो, इस्लाम कहता है कि आपने खामोश नहीं रहना। अगर आपकी चीज में कोई खराबी है तो आपने बतानी है, चीज खराब है,
खराबी बताएं, उसकी वजह से रेट खराब होगा, लेकिन आप कौन सी अच्छी चीज, फुल बेहतरीन चीज दे रहे हैं, तो हल्की चीज दे रहे हैं तो आप हल्का पैसा एक्सपेक्ट करें। लेकिन आप हल्की चीज को खूबसूरत बना के, अच्छी बना के पेश करें और खामोश रहें और दूसरे बंदों को धोखे में रखें, इस्लाम इस चीज के अगेंस्ट है। अब जब धोखा हो गया तो क्या होगा, वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वॉइडेबल, पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराए, चाहे तो कहे कि नहीं जी खत्म करो। अगर वो कहे खत्म करो तो फिर वो डैमेजेस भी मांग सकती है कि हाँ भाई ये इतना इतना मेरा नुकसान हुआ है, ये मुझे आपने पूरा करके देना है। दो ऐसे केसेस हैं जहां फ्रॉड हो जाने के बाद भी फ्रॉड कैंसिल करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का उसकी वॉइडेबिलिटी ऑप्शन आपके पास उस तरह से नहीं है। दोबारा सुन लें, दो ऐसी सिचुएशन है जिसमें फ्रॉड हो जाने के बाद भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। आप डैमेजेस की बात कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। वो दो सूरतें कौन सी हैं, जहां पे साइलेंस फ्रॉड के इक्विवेलेंट था और एग्रीव पार्टी के पास खुला डुला मार्जिन था, वो आराम से ट्रुथ डिस्कवर कर सकता था थोड़ी सी डिलीजेंस से भी। एक बंदा गाड़ी खरीदने आया है और गाड़ी खरीदते हुए वो दूसरे से कह रहा है कि ये गाड़ी जो है वो लाख किलोमीटर से ऊपर तो नहीं चली हुई, और अगला बंदा खामोश है। थोड़ी सी देर लगनी थी, दरवाजा खोलता, अंदर मीटर को ऑन करके एक दफा देख लेता कि कितनी चली हुई है। तो अगर वो हल्की सी दिक्कत करके सच तक पहुंच सकता था, दूसरा बंदा खामोश था और इसने तहकीक नहीं की, तो अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं कह सकता जी खामोश था, इसने मुझे धोखा दे दिया। तो लोग कहेंगे यार क्या बात करते हो, ये तो इतनी बच्चों वाली बात है, तुम आराम से एक दफा गाड़ी ऑन करते फौरन से पता लग जाता। तुमने अगर इतनी जहमत भी नहीं की तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तो अगर एक बंदा नॉर्मल दिक्कत से सच तक पहुंच सकता है और अगला बंदा खामोश है, तो फिर लॉ इस बंदे को इजाजत नहीं देगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें। डैमेजेस जरूर होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स करने का, गाड़ी वापस करने का ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, समटाइम पार्टी गिव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। पार्टी ने जो है वो कंसेंट दी है इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। किसी एक बंदे ने दूसरे के साथ फ्रॉड किया लेकिन दूसरे ने फ्रॉड कैच ही नहीं किया। फ्रंट ऑफिस पे आए आप और आपने कहा जी सीए के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने कहा जी सीए करके बंदा करोड़पति बन जाता है। अब उसके बाद अब आप करोड़पति बने हुए, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं अच्छा बंगला होगा, गाड़ी होगी, इस तरह से मामला होगा, मैं आगे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे, फिर मैं न्यूयॉर्क जाया करूंगा। फिर अब आप ये सोच रहे हैं और अगला बंदा फीचर बता रहा है सीए 3 साल में हो जाता है और सीए में ऐसे होता है वैसे होता है। आधी बात सच आधी बात झूठ। वो आपको फ्रॉड कर रहा है लेकिन आप तो अभी हवा में, आप तो करोड़पति। आप तो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मैं अब वो गाड़ी कौन सी वाली ले रहा हूँ। आपके सामने ख्याल में 2 गाड़ियां आ गई कि यार मैं करोड़पति हूं तो जाहिर है मैंने सोचना होगा कि कौन सी गाड़ी ली जाए, और अगला बंदा आपको धोखा दे रहा है। लेकिन उसने जो ये कहा कि सीए वाला बंदा करोड़पति बन जाता है, ये बात सच थी, लेकिन उसके बाद इतने सारे झूठ बोले जो आपने सुने ही नहीं। ठीक है, उसने धोखा दिया, आपने धोखा कैच नहीं किया। द पार्टी गेव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। आपने कहा मुझे सीए में दाखला चाहिए इसलिए कि आपको पता है कि सीए करने वाला करोड़पति बन सकता है। वो जो उसने आपको धोखे दिए थे, आपने उसको इग्नोर करते हुए, आपने उसको ना हासिल करते हुए, ना सुनते हुए आपने फैसला लिया था। तो अगर साबित हो जाए कि आपने जो डिसीजन लिया था वो इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड में लिया था, तो फिर ऐसे में आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसकी एक अच्छी एग्जांपल जो मैं तो वक्त कम है लेकिन जल्दी से बता दूं, आईकेप ने एक दफा एक कोट की थी कि एक बंदा एक हॉर्स परचेस करने जाता है एक घोड़ों के अस्तबल में, और वहां बाहर नोटिस लगा हुआ होता है कि इस अस्तबल में जितने घोड़े हैं उनको कोई बीमारी नहीं है, सब सेहतमंद है। वो बंदा नोटिस नहीं पड़ता, वो जल्दी से अंदर जाता है। अंदर जाके वो एक हॉर्स चूज करता है जो कि फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का, ऊंचे कद का, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा था। उसको बड़ा पसंद था, उसने वो घोड़ा खरीदा, और इन फीचर्स पे कि वो ब्लैक कलर का है, इस फीचर पे कि वो लंबा चौड़ा तगड़ा सा है, और इस बेस पे कि वो तेज दौड़ता है और रेस में बड़ा अच्छा काम करेगा। उसने वो घोड़ा परचेस कर लिया। 1-2 महीने बाद वो घोड़ा बीमारी से मर गया। बीमारी उसे पहले से थी। ये फिर गया उस अस्तबल वाले के पास कि उसको कहे कि यार कहीं उसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी घोड़े को। तो जैसे ही अस्तबल पे पहुंचा तो उसको वो नोटिस लिखा नजर आया जो 5 महीने पहले लगा हुआ था, और नोटिस पे लिखा हुआ था कि इस अस्तबल में घोड़े जो है उनको कोई बीमारी नहीं है। जबकि इसको पता लग गया बाद में वेटनरी से कि ये घोड़ा तो बीमारी से मर गया, और ये बीमारी तो उसे पिछले 5-7 महीने से थी। तो ऐसे में धोखा तो इसके साथ हुआ है, लेकिन क्या इसने धोखा रिसीव किया था? इसको जो फैक्ट चाहिए थे, घोड़े का कलर क्या है, घोड़े की वो नेचर क्या है, वो रेस का है या वो नॉर्मल वो है, उसको तो वो चीजें मिल गई। तो
इस वक्त इसने जो कंसेंट दी थी वो इन इग्नोरेंस ऑफ दैट नोटिस दी थी जो दीवार पे लगा हुआ था। नोटिस देने वाले ने नोटिस में झूठ लिख के धोखा दिया था, लेकिन इसने कंसेंट दी थी इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। तो फिर अब ये फ्रॉड उस तरह से फ्रॉड नहीं काउंट हो गया, फ्रॉड है लेकिन इसको रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं है। यहां पे एक दफा रुक के मैं आपसे पूछूंगा, फ्रॉड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? जी, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच में क्वेश्चन किया उससे खान साहब से, ठीक है, तो उसने बता दिया कि उसमें मतलब ये इशू है, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा और वो चुप रह गए। जी। अब अगेन एक सवाल पूछा कि इसमें क्या खराबी, और खान साहब ने खराबी बता दी। अब अगर एक सवाल उसने पूछा कि अगर कोई खराबी है तो बताएं, अब खामोश रहने का क्या मतलब है? मैं आपसे कहूं पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है, आप खामोश हैं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा और भाई फिर समझ आ रही है ना? नहीं आ रही समझ तो बताएं। अब आपके खामोश रहने का क्या मतलब है? समझ आ रही है। तो पिछले जुमले में मैंने कहा पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, आप खामोश थे, आप में से कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ इस चीज को डिसएग्री कर रहे थे, कुछ के जहन में कुछ और चल रहा था। यहाँ खामोशी आपकी बोलने के बराबर नहीं थी। लेकिन जब मैंने सवाल डिवाइस ही ऐसे की है कि जिसमें खामोश रहने का कुछ मतलब बनता है और अगला बंदा खामोश है, तो वो खामोश होने से मुझे वो मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। हर खामोशी बोलना नहीं होता, कुछ खामोशी ऐसी होती है जिसमें आपने एक सवाल पूछा और सवाल के जवाब में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उसने कोई इसको नेगेट करना होगा तो वो बोलेगा। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब है वो मेरी इस क्लेम को नेगेट नहीं कर रहा। डन जी। एक्टिव कंसीलमेंट और ये साइलेंस वाले में क्या फर्क है? जी, एक्टिव कंसीलमेंट और साइलेंस वाले में क्या फर्क है? एक्टिव कंसीलमेंट के पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है ये साइलेंस वाला पॉइंट। वो 5 बातें हैं, झूठ बोलना, सच छुपाना। अब सच छुपाना फ्रॉड वो साइलेंस के थ्रू भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें पीछे से अगर सच साइलेंस के थ्रू छुपाया गया है तो साइलेंस के रूल्स हमने पढ़े, तो वो डेफिनेशन है और ये साइलेंस वगैरह एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स है। हाँ जी, एक आखिरी सवाल। बायर को पहले क्यों पता होना चाहिए? जी, आइडियली बायर को पहले से पता होना चाहिए। लेट द बायर बी अवेयर। हम कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कैविएट एम्प्टर है कि जी एक बंदे को हमेशा पता होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि अगर एक बायर ने पूछा और अगला बंदा खामोश था और वो नॉर्मल तरीके से तहकीक कर सकता था तो उसे कर लेनी चाहिए थी। इसलिए हमने फिर उसको सजा दी है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो चीज ऐसी मुश्किल है जो बायर के लिए ढूंढना बहुत टेक्निकली मुश्किल है तो वहां उसे एज मिल जाएगा। देन फ्रॉड जब खत्म होता है तो फिर हम इसके बाद आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पे। मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कहते हैं अनजाने में हुआ हुआ फ्रॉड। आपने फ्रॉड किया नहीं होता लेकिन दूसरे के साथ फ्रॉड हो जाता है, इरादा नहीं होता। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की तरफ बाद में आते हैं। पहले फर्ज करें कि आपको ये बात समझ आ गई कि अनजाने में बगैर इरादे के अगर एक बंदा दूसरे को धोखा दे जाए तो वो फ्रॉड होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो सेम वॉइडेबल ऑप्शन है, सेम उसी तरह से पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाए या ना करवाए, लेकिन डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अदालत तय करेगी। क्योंकि एक बंदे ने धोखा दिया नहीं है लेकिन दूसरे को धोखा हो गया है। धोखा देने वाले का इरादा नहीं था लेकिन धोखा खाने वाले को तो धोखा मिल गया है। अब सवाल ये कि डैमेजेस मिले या ना मिले वो फिर अदालत तय करेगी कि किस नौयत का धोखा था और क्या यहाँ डैमेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये मानते हैं कि फ्रॉड में इंटेंशन होती है और मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होती। फ्रॉड में डैमेजेस लाजमी मिलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। ये अदालत डिसाइड करेगी कि किस नौयत का धोखा है। अभी समझना है हमने कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। और फाइनली वही 2 एक्सेप्शंस मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आ जाती हैं जो फ्रॉड में थी कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती, जहां वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ डिस्कवर कर सकता था, यहाँ इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन में हुआ है वही फ्रॉड की। तो फ्रॉड को समझने के बाद आपने वही सारे रूल्स अप्लाई कर देने हैं मिसरिप्रेजेंटेशन पे भी, सिवाय उन 2 डिफरेंसेस के कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क है इंटेंशन का, और दूसरा यहाँ डैमेजेस लाजमी मिलेंगे फ्रॉड में, वहां मिल भी सकते हैं और नहीं भी। अब सवाल ये है कि वो क्या हरकतें हैं जहां पे एक बंदा फ्रॉड करना नहीं चाह रहा लेकिन दूसरे के साथ फ्रॉड हो जाता है। नंबर 1, अनवारंटेड स्टेटमेंट। अब रेगुलर क्लास होती तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स पे बात करते लेकिन अब वक्त भी कम है और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ना है। अनवारंटेड स्टेटमेंट, समटाइम एक बंदा अपनी तरफ से समझता है कि वो सच बोल रहा है जबकि उसकी अपनी इंफॉर्मेशन भी इतनी पक्की नहीं होती और वो दूसरे को धोखा दे देता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज से निकले और
एक और बच्चा कॉलेज के अंदर एंटर हो रहा था, उसने एंटर होते हुए कहा आप सीए के स्टूडेंट? आपने कहा हूं नहीं, लेकिन बस बनने वाला हूं। उसने कहा सीए कितने अरसे में हो जाता है? आपने कहा 3 साल। क्यों? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था 3 साल। तो आपका इस वक्त इरादा आने वाले बच्चे को धोखा देने का तो नहीं है। आपको लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं वो सच है, जबकि वो बात सच नहीं है। अभी आपने खुद भी उतनी तहकीक नहीं की कि आप स्टेटमेंट दे सके। आपकी गलती ये है कि आपने जब तक 100% कंफर्म नहीं थे तब तक आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपका इरादा गलत तो नहीं था। आपने तो एक आने वाले बच्चे को बताया कि भाई तुम भी 3 साल में बड़े आराम से सीए कर लोगे, जैसे मैं करने के बारे में सोच रहा हूं। तो व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट अ फैक्ट इज ट्रू, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन उसको इस काबिल नहीं कर रही होती कि वो बात करे, ऑल्दो वो बिलीव करता है कि वो सच बोल रहा है। तो जब एक बंदा अनजाने में झूठ बोल दे जबकि वो मानता हो कि मैं सच बोल रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं अनवारंटेड स्टेटमेंट। ये बात समझ आई? समटाइम इंड्यूसिंग मिस्टेक हो जाती है अबाउट सब्जेक्ट मैटर। समटाइम जो है वो आपको खुद ही से ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, और ऐसा इसलिए लगता है कि किसी ने आपको गुमराह किया। तो फॉर एग्जांपल जो है वो मैं किसी टाइम पे जाऊं फ्रंट ऑफिस, और फ्रंट ऑफिस में एक बच्चा बैठा है, एडमिशन करा रहा हो, और कॉलेज वाले कह रहे हो जी 3 साल में सीए हो जाता है। मैं फौरन से जाके कौन है नहीं यार ये झूठ बोल रहे हैं, और फिर उन्हें डांटू यार क्या बात करते हो, ऐसे थोड़ी होता है, 3 साल में कहां सीए होता है, मजाक समझा हुआ तुम लोगों सीए को। वो बच्चा बाहर निकल गया। मीनवाइल दूसरा एक बच्चा बाहर से आ रहा है और मैं अंदर फ्रंट ऑफिस में उनसे कह रहा हूं कि यार इस तरह से देखें, बच्चे को हमेशा सही बात बतानी चाहिए। अब सही बात क्या है? अब वो उन्होंने 3 साल कहा था, अब मैं आगे मुस्कुरा के उन्हें कहा, मैंने कहा अब आपको ये कहना चाहिए कि सीए 2.5 साल में हो जाता है। तो सीए 2.5 साल में हो जाता होगा। सीए करने वाला जो है वो पहले दिन करोड़पति बन जाता होगा। सीए करने वाले को तो जनाब फौरन से 5 प्लॉट ऑफर हो जाते होंगे। सीए करने वाला तो आते साथ ही उसको नौकरियों की लाइनें लग जाती होंगी। बच्चा बाहर खड़ा सुन रहा है कि कॉलेज में एक बंदा सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ, एक एफसीए, ये कह रहा है कि सीए करने वाले के लिए गाड़ियों की लाइन लग जाती होगी, सीए 2.5 साल में हो जाता होगा। सीए, अब मैंने तो उसे धोखा नहीं दिया, इरादा भी नहीं था, लेकिन वो बच्चे ने खुद ही से धोखा खा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चा कॉलेज में आया और कॉलेज से कहा कि जी मुझे एडमिशन चाहिए। तो कॉलेज ने कहा आपको सीए के बारे में हम जरा बता दें। उसने कहा बस मुझे पता है। भाई ने बोला एडमिशन करने का, तो एडमिशन करने का। एडमिशन करा के चला गया। 7-8 साल बाद आया, उसने कहा भाई कैफ भी नहीं हुआ मेरा तो उसने कॉलेज पे केस कर दिया कि जी आब्दी साहब ने मुझे वर्गलाया था, गुमराह किया था उनकी स्टेटमेंट की वजह से। हालांकि आब्दी साहब ने तो उसे स्टेटमेंट भी नहीं दी। इसे कहते हैं क्यूट सी मिसरिप्रेजेंटेशन, इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। A party to an agreement induces however innocently the other party। एक पार्टी to the agreement किसी और को इनोसेंटली इंड्यूस कर देता है, कन्विंस कर देता है कि वो मिस्टेक करे किसी भी चीज की नेचर के बारे में और वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए। तो उसे लगा कि ये वाकई 2.5 साल में हो जाता है और जो बात कह रहे हैं वो सही है, जबकि मैं अंदर मजाक में कह रहा था और वो बच्चा अनजाने में समझ गया कि मैंने ऐसी बात सही की है। तो जब एक बंदा दूसरे को अनजाने में धोखा दे दे और उसको खुद भी ना बताओ बेचारे को कि उसने धोखा दे दिया है। तीसरा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सम टाइम आप के जिम्मे एक जिम्मेदारी होती है और आप वो जिम्मेदारी अगर सही से ना अदा करें तो उससे ऑब्वियसली नुकसान होना है। लेकिन होता ये है कि आपकी जिम्मेदारी अदा ना करने से नुकसान आपको नहीं होता, सामने वाले को हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए के बारे में आके कॉलेज से पूछा और कॉलेज आपको बताते बताते, हमारे फ्रंट ऑफिसर को हमने कहा था कि आपने हर बात सही बतानी है, उससे गफलत ये हुई कि उसने सीए की मुश्किलात का जिक्र नहीं किया और अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई और अनजाने में हम लोगों ने आपको बुराइयां नहीं बताई अपनी गलती की वजह से और आपने एडमिशन ले लिया। फायदा कैसे हुआ, नुकसान कैसे हुआ? हमें फायदा हो गया, आपको नुकसान हो गया। तो ऐसे में हमें इसलिए फायदा हो गया कि हमने एक गलती की, आपको वो जो प्रॉब्लम्स है वो बताना भूल गए। तो जब नुकसान होगा और आप कहेंगे मेरा नुकसान हो गया, तो हम कहेंगे जी गलती से हुआ है। वो कहेंगे ये कौन सी गलती है? गलती ये होती है कि गलती से आप बता देते कि सीए बहुत मुश्किल है और मैं सीए करता ना। ये कौन सी गलती है जिसमें गलती से आपकी स्लिप ऑफ टंग भी आपकी फेवर में ही हुई? तो ऐसी गलती जिसका फायदा आप ही को हो गया। या हम किसी बंदे की फी प्रोसेस करते हुए गलती से एक 0 आगे पीछे कर दें। अब अगर हम गलती से ऐसा प्रोसेस करें कि बच्चे की फीस 25,000 से कम होकर 2500 हो जाए, तो इस गलती का फायदा बच्चे को हुआ। और अगर हम 25,000 को गलती से 2.5 लाख कर दें
तो इसका फायदा हमें हुआ फॉर एग्जांपल। तो गलती वो जो फायदा भी मुझे दे, इसका मतलब है वो गलती नहीं है, वो धोखा है, लेकिन इरादा नहीं है। अगर साबित हो जाए तो हम कहेंगे इरादा ना भी है, दूसरे बंदे को तो नुकसान हो गया। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती डिसीव करने की, लेकिन आपको एडवांटेज मिल जाता है उस बंदे को जिसने उसे कमिट किया है, या कोई भी जो उसके अंडर होता है उसको उसका फायदा हो जाता है और नुकसान हो जाता है दूसरे सामने वाले बंदे को या उसके अंडर मौजूद किसी और बंदे को। अब अगेन हमने क्लास में इसमें 2-3 सियासी एग्जांपल्स भी देखी थी, कुछ पर्चियां डालने वाली एग्जांपल भी देखी थी, कुछ और बेनिफिट वाली एग्जांपल भी देखी थी। तो जब भी दो बंदे आपस में डील कर रहे हैं और एक बंदे से कोई गफलत होती है और उस गफलत से फायदा उसी को हो जाता है और दूसरे को नहीं होता, दूसरे को नुकसान होता है, तो हम इस गफलत को, इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को भी मानते हैं कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। जो चारों है ना, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, इनकी डेफिनेशन याद करना जरूरी होगा। डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगेन जो अंदर वाली बातें हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अल्फाज थोड़े से टेक्निकल होते हैं। हम देख रहे हैं ये 3 बातें बड़े अलग पेचीदा तरीके से लिखी हुई हैं। तो ऐसे में पेपर में अगर डेफिनेशन आ जाए तो फिर आपके लिए सेफ होगा कि जब आपने चीजों को याद किया हुआ है। अब यहाँ पे मिस्टेक में क्या होता है, आपसे एक गलती हो जाती है। अब सवाल ये है कि गलती आपसे हुई है या दूसरे बंदे से भी हुई है, गलती लॉ को समझने में हुई है या फैक्ट को समझने में हुई है। तो एक छोटा सा टेबल जो नॉर्मली इसके साथ देखा जाता है, समटाइम गलती से भी गलती हो जाती है। ये जो मिस्टेक है ये 2 तरह की हो सकती है। आपको मिस्टेक लॉ समझने में भी हो सकती है और मिस्टेक फैक्ट समझने में भी हो सकती है। लॉ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शर्तें नहीं पता थी, आपको गवर्नमेंट ने क्या पाबंदी लगाई है वो नहीं पता था, इंपोर्ट में क्या मसले हैं वो आपको नहीं पता था, आपको लॉ नहीं पता था, ये गलती हो सकती है। फैक्ट में गलती हो सकती है, वो चीज किस कलर की है, वो कितने केजी की है, उसकी क्या प्राइस है, उसका क्या नेचर है, वो कौन से इलाके का चिलगोजा है, क्या वो चिलगोजा है, वो कितने किलो है, उसकी कीमत क्या है। तो ये किसी भी चीज के जो फैक्ट्स होते हैं इसमें गलती हो सकती है। अगर गलती आपको लॉ समझने में हो तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। एक होता है हम कहते हैं पाकिस्तानी लॉ समझने में गलती हुई, और एक होता है कि हम कहेंगे जी जो फॉरेन लॉ है वो समझने में गलती हुई। पाकिस्तानी लॉ आपको समझने में गलती हुई, किसी एक बंदे को गलती लगी या 2 को गलती लगी। ए ने बी के साथ पतंगों की एक डील फाइनल कर ली और उसको केमिकल डोर बेच डाली, और दोनों में से किसी को नहीं पता था कि ये इलीगल है। तो दोनों से गलती हुई है, लेकिन किस चीज में गलती हुई है, लॉ में। लॉ पता होना चाहिए था। आप जिस मुल्क में बैठे हैं, जिस मुल्क में डील कर रहे हैं, उसका लॉ आपको पता होना चाहिए। तो लॉ कहेगा कि नहीं जी आपको पता होना चाहिए था, अब ये गलती नहीं है, ये क्राइम है, आपने जुर्म किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा, साइड पे नहीं हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसने जिसके साथ नाइंसाफी की है या जिसने झूठ बोला है या जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा हो जाएगी। तो अगर कोई भी एक पार्टी का मुझे कानून नहीं पता था तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, तो हम खत्म नहीं करेंगे। हम कहेंगे तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारा कसूर है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तुम्हें कानून पता होना चाहिए था। क्लेम भी नहीं कर सकता, उसमें कोई क्लेम नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा जो गवर्नमेंट नुकसान डालेगी वो अलावा है। पाकिस्तानी लॉ आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी है कि आपको बाइक पे अचानक से पुलिस वाला रोके और कहे कि भाई तुम्हारी बाइक पे आगे वो खास वो रॉड या वो तार है वो नहीं लगी हुई, और अब तुम्हारा चालान होगा। आप कहेंगे क्या मतलब, ये कब आया लॉ? वो कहेंगे लॉ आया हुआ है। आप कहेंगे बहुत शुक्रिया आपने मुझे बता दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। वो कहेंगे नहीं, जुर्माना पड़ेगा। तुम अगर बाइक पे हो, तुम लाहौर में हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये चीज गैर कानूनी है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। तो जब भी पाकिस्तानी लॉ में कोई भी मिस्टेक करेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ना वॉइडेबल होगा, और लोगों को सजा भी मिलेगी। हाँ, लेकिन फॉरेन लॉ तो जाहिर एक बाहर की चीज है, जरूरी तो नहीं कि हर बंदे को पता हो। फॉरेन लॉ का वही रूल है जो सारी बातें मैं इस वक्त मिस्टेक ऑफ फैक्ट की करूंगा। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है? क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, डिस्क्रिप्शन, नेचर, एग्जिस्टेंस, टाइटल, ओनरशिप, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर डाउट है। अगर तो दोनों को डाउट है तो फिर वॉइड हो जाएगा। अगर दोनों को डाउट है, खान साहब से कहा गया कि ठीक है जी ये मैं आपको
8,000 रुपए दे रहा हूं और आपने मुझे जो है ना वो 1 किलो चलगोजे देने हैं। उन्होंने अपनी तरफ से चलगोजे आपको दी, उन्हें लगा कि ये 1 किलो है और आपको भी चलगोजे रिसीव करके लगा कि 1 किलो है, हालांकि वो 1 किलो नहीं थे। ना उनका कसूर है ना आपका कसूर है, दोनों को गलती लगी है। अब चूंकि दोनों को गलती लगी है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर रिवर्स करना आसान होगा, ये वॉइड है और आप इसमें जो बेनिफिट्स वगैरह वापस रिस्टोर कराना चाहे कर लें। तो अगर दोनों की दोनों पार्टीज को गलती लगी हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर एक साइडेड हो, एक को गलती लगी है दूसरे को गलती नहीं लगी, तो फिर उसका कोई कसूर नहीं जिसको गलती नहीं लगी। यानी फॉर एग्जांपल हम आपको क्लास सेल करें, आप क्लास परचेज करें और 2-3 साल बाद आके कि मुझे गलती लगी थी कि ये जल्दी हो जाता है, तो हम कहेंगे हमने तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं लगवाई थी, ये आपको पता होना चाहिए था कि आप जो चीज डील कर रहे हैं क्या है। तो ऐसे में जो है वो खान साहब से 1 किलो चलगोजे खरीद के बंदा घर पहुंचा और उसके बाद उसने शॉपर खोला और चलगोजे को देख के उसने अपने घर वालों से कहा कि यार ये चलगोजे किस तरह के आना शुरू हो गए, पहले तो ऐसे नहीं होते थे, ऐसे खोलते थे तो अंदर से वो एक वो बादाम सा निकलता था, उसे खाते थे, उसमें नमक लगा हुआ होता था। तो घर वालों को भाई पिस्ता होता है वो, तुम पता नहीं क्या चलगोजे, तुमने कभी जिंदगी में चलगोजे खाए हैं? अब वो गलती से पिस्ते के बजाय चलगोजे उठा लाया। खान साहब की तो कोई गलती नहीं है, खान साहब ने उसे बताया था कि मैं चलगोजा बेच रहा हूं, उसको शॉपर में चलगोजा डाल के दिया। तो अगर एक तरफ गलती हुई और एक तरफ गलती नहीं हुई तो जो हक पे है उसका कोई कसूर नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना वॉइडेबल है, वो बंदा खुद भुगतेगा। क्यों? लेट द बायर बी अवेयर, बायर को होशियार होना चाहिए था। तो अगर वन साइडेड मिस्टेक है तो ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ना वॉइडेबल होगा, लेकिन अगर 2 साइडेड मिस्टेक हुई, दोनों को गलती लगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हाँ, वन साइडेड मिस्टेक अगर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से होगी तो फिर तो उसमें वॉइडेबल होगा, क्योंकि एक बंदे को गलती लगी इसलिए कि दूसरे ने उसे गलती लगवाई। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलग होता है और मिस्टेकन ओपिनियन अलग होता है। अगर आप कॉलेज से पूछें सीए कितने अरसे में हो जाता है और वो कहें 3 साल में हो जाता है, तो वो फैक्ट बता रहे हैं। और अगर वो कहें शायद 3 साल में होता है, आप एक दफा एहतियातन पता कर लें, शायद हमें लगता है, मैं खुद नया हूं लेकिन मुझे लगता है शायद 3-4 साल में हो जाता होगा बाकी क्वालिफिकेशंस की तरह। अब ये जो बंदे ने स्टेटमेंट दी है ये मिस्टेकन ओपिनियन है। अगर एक बंदा ओपिनियन देता है, फैक्ट नहीं बताता, मेरा ख्याल है ऐसा होता होगा, तो उस बेस पे अगर आपके साथ धोखा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मिस्टेकन ओपिनियन, अगर बंदा एक ओपिनियन दे रहा है तो आपको चाहिए कि आप तहकीक करें और आप हक बात तक पहुंचे। तो मिस्टेक में किताब ने 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। मिस्टेक किसे कहते हैं? वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, एंड ये एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड। जब दोनों को गलती लगी होती है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। और ऐसे में एग्जाम्पल्स 2 साइडेड मिस्टेक की एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, जैसे भी मैं थोड़े पहले बातें की थी। मिस्टेकन ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ ओपिनियन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट काउंट नहीं होगा। अगर एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइडेबल होगा ना वॉइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी कोई लॉ नहीं आपको पता था तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड होगा ना वॉइडेबल होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। देन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का वही इफेक्ट होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। अगेन ये बात quasi contract, a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake must repay or return it। बात समझ आई? चैप्टर बड़ा है, हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमने वो टाइम लगाना है, कोई बात नहीं, हम वो जो अदर लॉज हैं वहां से टाइम अपना कट कर लेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स, फाइनली हम लोगों ने अपना सबसे बड़ा वाला एसेंशियल जो था फ्री कंसेंट वो देखा, जिसमें हमने 5 चीजों के ऊपर बात की। अब यहाँ किताब आके कहती है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हैं कि वॉइड है, ये आप नहीं कर सकते। वो कौन से एग्रीमेंट है? वैसे तो वो 8 एग्रीमेंट है ओरिजिनल लॉ में, लेकिन हमारी किताब ने तोड़ तोड़ के अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर हमें बताता है 5 ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड है। अब वॉइड में होता क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो वॉइड होता है, और अगर एग्रीमेंट शुरू से ही गलत हो तो हम उसे वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। और जब एक एग्रीमेंट वॉइड है और तो उससे कनेक्टेड जितने भी बाकी एग्रीमेंट और वो सारी चीजें होंगी वो भी वॉइड हो जाएंगे। अब कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो मना है, ये इन पे हम बात करते हैं, और उसमें एक दो के ऊपर हम जरा उसकी एसेंशियल्स या उसकी एक्सेप्शंस पर जरा ज्यादा बात करते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ऐसा एग्रीमेंट करना जिससे आप किसी को कोई काम धंधा करने से रोकें। आप एक बंदे के साथ एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट करते हुए उसे कहें तुमने ये दुकान नहीं करनी, तुमने ये काम नहीं करना, तुमने ये नौकरी नहीं करनी, तुमने ये बिजनेस नहीं करना। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी को कारोबार करने से रोक दें वो मना है। वेजरिंग एग्रीमेंट,
शर्तें लगाने वाला एग्रीमेंट, हमने पहले बात की थी, लॉ ने एक्सप्रेसली कहा हुआ है कि शर्तें जो है वो वॉइड है, शर्त लगाने का आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी से रोक देना। फॉर एग्जाम्पल खान साहब जो है उससे एक बंदा कहे कि जी मैंने जो है वो चिलगोजे खाने हैं, तो खान साहब कहेंगे ठीक है जी मैं तुम्हें 2 साल तक चिलगोजे 8,000 के रेट पे सप्लाई करता रहूंगा, शर्त ये है कि तुमने शादी नहीं करनी। अब बंदा कहेगा यार भाई मतलब चिलगोजे खरीद के खाने का शादी से क्या ताल्लुक, आप मेरी शादी को क्यों रुकवा रहे हैं। खान साहब ने कहा भाई मेरी शर्त यही है, कबूल है तो बताओ। तो ऐसे में आप एहतिजाजन धरना दे देंगे, आप कहेंगे खान साहब ने मेरे आजाद हकूक पे पाबंदी कैसे लगाई। लॉ को बड़ा गुस्सा है इन लोगों पे। लॉ कहता है लॉ रिगार्ड मैरिज एंड मैरिज स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। वो कहते हैं शादी और शादीशुदा कहलाना हर इंसान का बुनियादी हक है, तो किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम करने का एग्रीमेंट गलत है। तो ऐसा तिजारती पता लगे घर वाले कल को आपको शादी से रोके, आपके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी, वर्ड एग्रीमेंट, आपने मुझे शादी से रोक दिया, तो शादी से तिजारती कॉन्ट्रैक्ट में रोकना मना है। हाँ माइनर को रोका जा सकता है। एवरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, अगर माइनर से हटके किसी को रोक रहे हैं तो वो मना है, लेकिन माइनर को रोका जा सकता है। अब एक छोटे से बच्चे का दिल है कि वो शादी करे, ठीक है, आप बड़े हैं, आपको पता है शादी की दिक्कतें, आपको पता है कि शादी के बाद जो है ना फाइनेंशियल मसलों मसाइल और जो है ना वो एक आपने पूरी फैमिली का बोझ उठाना है। अब वो बेचारा 8-9 साल का बच्चा है, क्या कर पाएगा, वो कमा नहीं सकता, वो शादीशुदा जिंदगी अच्छे तरीके से आगे नहीं चला पाएगा, वो घर नहीं बना पाएगा और व्हाट्सएवर जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो उस बच्चे को मना कर देंगे कि खबरदार तुम शादी मत करो, तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ा सा एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच जाओ, पैसे कमाने की सलाहियत आ जाए तुम में, घर चलाने की सलाहियत आ जाए, तो फिर जो है ठीक है जी एज ऑफ मेजोरिटी। तो लॉ ने मना कर दिया, शादी से रोकने का एग्रीमेंट मना है, इंसान के बुनियादी हकूक की पामाली है ये। एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लॉ की तरफ जाने से रोकना। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसे एग्रीमेंट को जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसकी डेफिनेशन ही है कि आप इसको अदालत में एनफोर्स करा सकते हैं। और कोई कहे, खान साहब कहे मैं आपको चिलगोजे तो बेचूंगा, लेकिन एक बात लिख के तय कर लेते हैं, मैंने आपके साथ बुरा किया या आपने मेरे साथ बुरा किया, में से कोई अदालत नहीं जाएगा। तो किसी को अदालती कार्रवाई से रोकना मना है। अनसर्टन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसका मतलब ही क्लियर नहीं है। याद है जब ऑफर मुबहम सी होती थी, जब एक्सेप्टेंस डाउटफुल सी, डावाडोल सी होती थी, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसके मतलब क्लियर नहीं है, या आप बड़ा गौर करके भी देखें तो उसके मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे, तो ये पांचों में से कोई भी हरकत करें तो हम लॉ ने मना कर दिया है। किसी को कारोबार से रोकना, शर्तें लगाना, किसी को शादी से रोकना, किसी को कानूनी प्रोसीडिंग से रोकना और अनसर्टन एग्रीमेंट। इसमें से 3 पे थोड़ी सी हम और बात करेंगे। ये जो ऊपर 3 लिखे हुए हैं इनके ऊपर थोड़ी सी हम और बात भी करेंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? याद रहे तिजारती कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जी। जी अब अगेन अगर कोई शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट करके और वो तोड़ दे, मैं दोबारा बता दूं, मैंने कहा था इन 3 पे भी हम और बात करेंगे, इन 2 में अगर कोई सवाल है तो बताएं। शर्तों पे तो अभी बड़ी सारी बातें होनी है। अब जल्दी से आगे चलते हैं, इन तीनों पे अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कोई कारोबार करने से रोकने का एग्रीमेंट मना है। सिर्फ एक सूरत में कर सकते हैं, जब आपने एक बंदे का कारोबार उसकी गुडविल समेत खरीदा हो। तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक इलाके में एक बड़ी मशहूर दुकान है और वो मशहूर दुकान में दूर दूर के लोग आके वहां से मिठाइयां खरीदते हैं, क्योंकि उनकी देसी घी की स्पेशल मिठाइयां हैं और उस तरह का जायका पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। तो लोग पता नहीं कितने साल से उनके पास आ रहे हैं और वो दुकान बड़ी मशहूर है और वो दुकान हर महीने 5-1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। एक सेठ आके उस दुकान के मालिक को कहता है, भाई तुम्हारी दुकान मैंने खरीदनी है, तुम्हारे पास दुकान में कितने एसेट्स पड़े हैं? उसने हिसाब लगाया, उसने कहा 10 लाख के एसेट्स पड़े हैं। सेठ ने कहा 10 लाख पकड़ो और दुकान मुझे दे दो। क्या उसे 10 लाख लेके दुकान दे देनी चाहिए? नहीं। इस दुकान की गुडविल बनी हुई है, लोग इस दुकान में दूर दूर तक आते हैं। ये दुकान हर महीने 5 लाख रुपए कमाने की सलाहियत रखती है। तो हो सकता है वो बंदा कहे नहीं भाई मैं 1.5 करोड़ की दूंगा ये दुकान। 1.5 करोड़ की क्यों दे रहा है? गुडविल की वजह से। वो 1 करोड़ 40 लाख इसलिए इजाफी ले रहा है कि उसे पता है कि जो दुकान पे आएगा पहले दिन ही वो 5 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट पे चला जाएगा। तो फर्ज करें उस सेठ ने कड़वा मुंह करके और 1.5 करोड़ रुपया इसको दिया और इससे दुकान के नाम और गुडविल समेत खरीद ली।
अब उसको गुडविल के पैसे दे दिए, अगले दिन वो बंदा आया और साथ वाली दुकान किराए पे लेके और वहां लिख दिया कि असली वाली कदीमी देसी घी वाली मिठाइयों का ओरिजिनल मरकज। कस्टमर भी उस बंदे को जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो कस्टमर इसकी दुकान पे आना शुरू हो जाएंगे और ये दुकान जिसने गुडविल समेत खरीदी है उसका तो नुकसान हो गया। तो लॉ ने इजाजत दी है कि जब एक बंदा एक दुकान को, एक बिजनेस को गुडविल समेत खरीदे तो फिर वो मना कर सकता है दूसरे बंदों को कि अब तुमने कारोबार नहीं करना, इतने अरसे तक नहीं करना या इस इलाके में नहीं करना। तो यहां पे ये अलाउड है कि सेलर में एग्री विद द बायर ऑफ गुडविल टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स। तो उसके साथ वो एग्री कर सकता है कि मैं इतने अरसे तक इस जगह पे ये कारोबार नहीं करूंगा। रूल ये था कि किसी को आप रोक नहीं सकते कारोबार करने से, लेकिन गुडविल का खरीदार उस बंदे को काम करने से रोक सकता है। दूसरा हमने कहा था लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते, किसी को लीगल कार्रवाई से नहीं रोक सकते, लेकिन तीन जगह हैं जहां रोकने में कोई पाबंदी नहीं है। आप एक बंदे को लीगल केस का फैसला आने के बाद अपील करने से रोक सकते हैं। आपने लीगल राइट खत्म नहीं किया, वो तो उसने हवेल कर लिया, वो अदालत से फैसला, लेकिन अपील के चक्कर में इतने साल तक मामला फंसता रहता है तो पार्टीज ये तय कर सकती हैं कि हमें से कोई अपील में नहीं जाएगा हायर कोर्ट में, ये अलाउड है। फिर पार्टीज अगर दो बराबर कोर्ट्स हैं और कहते हैं हम उस तरफ नहीं जाएंगे उस तरफ जाएंगे, ये भी अलाउड है। आपने अदालत से रोका नहीं, आपने एक अदालत से रोका है और दूसरी अदालत का रास्ता दिखा दिया। तीसरा, अगर पार्टीज तय करती है हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो बंदे अदालत के बजाय किसी और सालिस को ऑप्शन दे देते हैं, तो अगर उसकी तरफ जाने की बात हो रही है तो फिर इनकार नहीं होगा। लेकिन मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आर्बिट्रेशन का लॉ अभी हमने थोड़ी देर में अगले सेशन में पढ़ना है। तो तीन चीजों से रोका जा सकता है, तीन जगह अदालत से रोका जा सकता है। अदालत को छोड़ के आर्बिट्रेशन की तरफ जाना, हायर कोर्ट में अपील करने से रोकना और दो सेम अदालतों में से एक अदालत से रोकना। देन आखिरी चीज वेजरिंग एग्रीमेंट, शर्तें मना है। तो शर्तों के ऊपर हम कहते हैं ऐसा एग्रीमेंट जब दो बंदे एक बेट लगाते हैं जिसमें एक चीज की हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे किसी एक बंदे को दूसरे को कोई रकम देनी पड़ती है या कोई परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। अब जैसे भाई का सवाल था कि जी अगर शर्त होगी तो उसमें क्या वो होगा, शर्त पे लॉ को बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं जब शर्त है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है और उससे जितने भी कनेक्टेड एग्रीमेंट है जो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं वो भी वॉइड है। एक बंदा शर्त जीतता है, वो अदालत जाके एनफोर्स नहीं करा सकता जी मेरे पैसे इसने नहीं दिए। एक बंदा शर्त जीतता है, दूसरे ने कहा था कि देख लेना कल बारिश नहीं होगी, इसने कहा नहीं कंफर्म बारिश होगी, उसने कहा मैं कह रहा हूं नहीं बारिश होगी, उसने कहा लगाओ शर्त, उसने कहा मैं 5वीं मंजिल से छलांग लगा दूंगा। अब बारिश नहीं हुई और अब वो बंदा छत से छलांग भी नहीं मार रहा। अब आप उसे लेके अदालत पहुंचे कि देखें जी ये मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, मेरा एग्री हुआ था कि छत से छलांग मारेगा। तो आप शर्तों वालों की परफॉर्मेंस के लिए, उसके पैसों के लिए, उसके कमीशन के लिए, उसके ब्रोकरेज के लिए किसी किस्म का कोई आपके पास पावर नहीं है। लॉ आपको हरगिज सपोर्ट नहीं करेगा। देन आप कोई लीगल केस नहीं फाइल कर सकते उसके हवाले से। फिर इवन अगर एक बंदे के पैसों से उसके जानशीन ने, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कोई शर्त लगाई है तो भी वो उसकी एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकता। एक माइनर के पैसों से उसके गार्डियन ने शर्त लगाई है, एक छोटा बच्चा है और वो अपने गार्डियन से कहता है कि जी अंकल मेरा दिल करता है कि हम शर्त लगाएं, वो फलाना जो रेस हो रही है ना हम उस पर 2 करोड़ की शर्त लगा देते हैं। अंकल ने कहा बेटा तुम्हारी प्रॉपर्टी से लगाऊंगा, बच्चे ने कहा लगाएं मजा आएगा। उसने 2 करोड़ की शर्त लगाई, हार गए। अब जब अदालत उस बच्चे को उसके एसेट दिलवा रही होगी गार्डियन से तो वो 2 करोड़ की एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं होगी। वो कहेंगे 2 करोड़ बड़े का जाया हुआ, बच्चे के पैसे उसको वापस करो, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था। ठीक है, इसी तरह से अगर एक मरते हुए बंदे ने अपने कुछ पैसे जो है उसके पास पैसे रखे हुए और वो पैसे उसका एक बच्चा ले जाके उसी की ख्वाहिश पे शर्त पे लगा दे और हार जाए तो उस बंदे की डेथ के बाद वो पैसों की एडजस्टमेंट वो नहीं कर सकता कि जी ये पैसे जो है ना अब्बा जी के पैसे थे, लोग कहेंगे अब्बा जी ने तुम्हें विरासत में से 5 लाख दे दिए थे, अब बाकी का हिसाब होगा बाद में। तो एक बंदा इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, गार्डियन माइनर के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मरे हुए बंदे के एसेट से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। चाहे बाप ने बोला था चाहे बच्चे ने गार्डियन को कहा था, काम तो गलत है, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फाइनली यहां पे फिर आती है हमारे पास एक्सेप्शन। वेजरिंग वैसे तो मना है लेकिन अंग्रेजों को शौक था घोड़ों की रेस पे शर्त लगाने का, तो अब जब वो वेजरिंग उन्होंने मना कर दी तो उनको दुख इस बात का हुआ कि हमारी जो वो है जो हमारा शौक है वो भी खत्म हो गया। चूंकि जब कानून बड़े सगीर के गरीब आवाम के लिए आया है तो अमीरों के ऊपर भी वही कानून आएगा। अब अंग्रेज ईमानदार बनना भी चाहता है,
कि कानून है तो हम भी फॉलो करें, और वो चाहता है कि वो अपने लिए एक्सेप्शन भी रखे। तो अंग्रेज जब ये कानून लेके आए थे कि शर्तें लगाना मना है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने लिए एक एक्सेप्शन रखी थी कि शर्तें तो लगाना मना है, लेकिन घोड़े की रेस पे शर्त लगाई जाए तो वो अलाउड है। तो फिर जिस आवाम को शर्तों से मना किया था, वो सारे के सारे घोड़ों की शर्तें लगाना शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर उससे अगला लेवल वो किया, उन्होंने कहा जी शर्तें मना है, सिर्फ घोड़े की शर्त तब अलाउड है जब वो 500 रुपए से ऊपर की हो। 1872 के 500 रुपए, तो उस वक्त गरीब आदमियों के पास 1-2 रुपए से ज्यादा होते नहीं थे। तो इतनी अमाउंट ऊंची कर दी कि गरीब लोग शर्तें लगाना बंद हो गए और अमीर शर्त लगाते थे, मसला हल हो गया। उनकी शर्तें भी चल गई, कानून भी बन गया, एक्सेप्शन भी बन गई, और आम गरीबों को अपने हक भी दे दिया कि हाँ भाई किसी ने शर्त लगानी है 500 की लगाओ शर्त। फिर थोड़ा और टाइम गुजरा, लोगों ने पैसे जोड़ने शुरू किए, फिर कमेटियां डालते थे, फिर जब 500 इकट्ठे होते थे तो फिर वो कहते थे अब हम भी अशरफा की तरह शर्तें लगा सकते हैं। लोगों ने फिर से शर्तें लगानी शुरू कर दी। अब अंग्रेज ने सोचा कि आखिरी हल निकालते हैं। उसने पहले रूल बनाया कि जो घोड़े की रेस है उसमें जितने भी घोड़े दौड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हो सकते हैं। फिर उसने कहा कि शर्त घोड़े की रेस पे लगाने का सिर्फ एक तरीका है कि एक प्लेट होगी, एक थाली होगी, जितने भी लोगों ने शर्त लगानी है वो रकम उस थाली में रखेंगे, और जैसे ही रेस खत्म होगी तो जिसका घोड़ा जीता है ये थाली ले जाके उस बंदे को दे दी जाएगी। तो अब वो जिन्होंने शर्त भी लगानी है घोड़े की रेस पे, वो पैसे एक दूसरे को नहीं दे सकते, वो उस थाली में डालेंगे और वो थाली मिलेगी अंग्रेज को। उसके बाद फिर लोग सीधे हो गए और फिर उन्होंने शर्तें लगाना बंद कर दी। तो एक्सेप्शन अभी तक भी आज के मॉडर्न दौर में भी लॉ में लिखी हुई है, एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइज ऑफ वैल्यू ऑफ 500 एंड अबव टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का जो विनर है उसको अवार्ड होगी एक रकम जो कि उस थाली में कंट्रीब्यूट की गई है, और ये रकम कम से कम किसी भी शर्त लगाने की तरफ से 500 रुपए की। तो शर्तें मना है, अपनी तरफ से तो मरे हुए बंदे का ख्याल नहीं किया, बच्चे और उसके गार्डियन का ख्याल नहीं किया, और जब अपनी शर्तें लगानी थी तो सब जायज कर दिया। तो अब शर्तें मना है, लेकिन घोड़े की रेस पे 500 रुपए से ऊपर की शर्त अगर जीतने वाले को रकम मिल रही है तो ये वाली शर्त अलाउड है, बाकी शर्तें अलाउड नहीं है। डन। कोई क्विक सवाल अगर है? एक मिनट, क्विक सवाल लेने से पहले ब्रेक अनाउंस कर दूं ना, ताकि